दोस्तों नमस्कार। आरबीएससी सेकंड ग्रेड के लिए अपन द्वितीय प्रश्न पत्र विज्ञान, जिसमें अपन जीव विज्ञान के एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक है दोस्तों और इनके एमसीक्यूज अपन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला टॉपिक है दोस्तों कोशिका संरचना व कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उत्कर्ष क्लासेस की डीडीपी है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कम समय में अपने को काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है सिवाय सी के द्वारा? सिवाय सी के सभी सत्य हैं। सभी सुकेंद्रीय कोशिकाएं समान होती हैं। इस सिवाय सी के अलावा सभी सत्य हैं दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है कि केंद्रक में झिल्ली रहित केंद्रक द्रव्य संरचनाएं किसके संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल हैं? ट्रांसफर आरएनए के लिए। केंद्रक में झिल्ली रहित केंद्रक द्रव्य कुछ संरचनाएं किसके संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल हैं? ट्रांसफर आरएनए के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक सेल को निरूपित करते हैं? जीवाणु, नील हरित शैवाल, कवक द्रव्य व पीपीएलओ। प्रश्न नंबर 4 है कि कोशिका कला के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जिसमें गोल्जी काय का कार्य है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण। तो गोल्जी से आपको याद रख लेना है दोस्तों, जी यहाँ पे भी ग आ रहा है, यहाँ पे भी ग आ रहा है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का, और रिक्तिकाएं का काम होता है दोस्तों अपशिष्टों को रोकना और स्फीति को बनाए रखना, और लाइसोसोम का काम है जैव अणुओं की पहचान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हमारे शरीर में अस्थि मज्जा कोशिकाओं में एनाफेज अवस्था में उपस्थित प्रत्येक गुणसूत्र में होते हैं एक क्रोमेटिड। अगला है कि एमिटोसिस शब्द किसने प्रतिपादित किया? रिमेक ने। कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था होती है इंटरफेज। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र विभिन्न ध्रुवों की ओर गति करते हैं सेंट्रियोल के कारण। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच अभिगमन मार्ग का कार्य करती है? तो प्लाज्मोडेमाटा। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग लिपिड संश्लेषण का केंद्र है? तो चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका, स्मूथ एंडोरेटिकुलम। प्रश्न नंबर 12 है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक को कोशिका का अंतः सहजीवी कहा जाता है क्योंकि उनका अपना न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस होता है? तो इसमें हो जाएगा ए व सी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका पट्टी निर्माण द्वारा और फ्लेग्मोप्लास्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, सुकेंद्रित कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका चक्र की किस अवस्था के दौरान होता है? तो एस प्रावस्था के दौरान। प्रश्न नंबर 15 है कि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो फास्फोएस्टर बंध के द्वारा। प्रश्न नंबर 16 है कि परिपक्व यूकेरियोटिक मैसेंजर आरएनए को पहचानता है? 5वें सिरे पर मिथाइल ग्वानिन व तीसरे सिरे पर पॉलीएडेनिन शार्क के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 17 है कि अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के लिए उत्तरदायी एंजाइम है कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल का क्रम निर्धारण किसके द्वारा होता है? मैसेंजर आरएनए के द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण में जो अमीनो अम्लों का जो क्रम होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? मैसेंजर आरएनए के द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है कि यूकेरियोटिक में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज 1 किसका अनुलेखन करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आरएनए S28S 18S 5.8S। ये सबसे बड़ा है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संकेत करता है? AUG यानी एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 21, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम उपस्थित होता है? आंतरिक झिल्ली में। प्रश्न नंबर 22 है कि माइटोटिक व मियोटिक कोशिका विभाजनों में क्रोमेटिड्स का कुंडलन होता है? माइटोसिस में प्लेक्टोनिमिक व मियोसिस में पैरानिमिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे
कॉनबक का एंजाइम ऑफ कॉनबक कहा जाता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 को। अगला है दोस्तों, एक आनुवंशिक कूट अपहासित कूट कहलाता है क्योंकि एक से अधिक कोडोन का एक ही अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 25 है कि एक एंटी कोडोन मैसेंजर आरएनए के एक से अधिक कोडोन की पहचान कर सकता है। इस अवधारणा को क्या कहते हैं? वोवल परिकल्पना। क्या कहते हैं इसको? वोवल परिकल्पना। दोस्तों अपन ने पढ़े हैं 1 से लेकर 25 तक के एमसीक्यूज अभी तक फर्स्ट टॉपिक के सेल स्ट्रक्चर के, जिसमें ये इसके आंसर की है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों अपना जैव अणु। दोस्तों जैव अणु में है, पहला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला इंसुलिन है, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला इंसुलिन है पॉलीसेकेराइड। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा केवल स्तनधारियों में पाई जाती है? लैक्टोज। प्रश्न नंबर 3 है कि कोशिका में उपस्थित प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। प्रश्न नंबर 4 है कि स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट संचय किस रूप में होता है? यकृत व पेशियों में ग्लाइकोजन के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है कि मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है ग्लाइसिन। प्रश्न नंबर 6 है कि ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट एंजाइम अणु विशिष्ट प्रकार की क्रियाधार अणु से ही जुड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अत्यधिक क्रियाधार विशिष्टता सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को प्रदर्शित करता है? सुक्रेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एटीपी सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में अनुपस्थित होता है? तो फास्फोरस। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली में बहुतायात से पाए जाने वाला लिपिड कौन सा है? तो वह लिपिड है फास्फोलिपिड, जो यूकेरियोटिक कोशिका में बहुतायात से पाया जाता है यूकेरियोटिक झिल्ली में। जाइमोजोन्स होते हैं निष्क्रिय एंजाइम का समूह। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संतृप्त वशीय अम्ल है? तो पामिटिक अम्ल एक संतृप्त वशीय अम्ल है। प्रश्न नंबर 13 है कि जैव अणु होते हैं, जैव अणु क्या होते हैं दोस्तों? जीवित ऊतकों से प्राप्त सभी कार्बनिक यौगिक। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये सारे ही कथन सत्य हैं दोस्तों। फ्रक्टोज एक मीठी शर्करा होती है, ग्लाइसिन सरलतम अमीनो अम्ल होता है, लैक्टोज एवं डाइसैकेराइड जिसमें ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज का एक अणु होता है, और चौथा है दोस्तों सेल्यूलोज B1 व 4 ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लूकोज अणुओं की अशाखित श्रृंखला है। तो दोस्तों ये चारों क्या है? सही, बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत कथन हो जाएगा इसमें ग्लाइसिन व सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। अगला है कि दोस्तों काइटिन व्रत अणु है, काइटिन व्रत अणु है नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड। अगला है दोस्तों लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज किसका बना होता है दोस्तों? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का बना होता है। लैक्टोज किसका बना होता है? लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है दोस्तों? एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है। अगला है दोस्तों एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, एंजाइम अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, किसी कार्यात्मक एंजाइम के निर्माण के लिए अप्रोटीन प्रोस्टेटिक समूह से जुड़ने वाला प्रोटीन युक्त अणु कहलाता है एपो एंजाइम। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में परिवर्तित कर देता कहलाता है एमाइलेज। प्रश्न नंबर 22 है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो नाइट्रोजिनेज। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है कि प्रोटीन विकृति किसके प्रभाव से होती है? तो ऊष्मा के प्रभाव से प्रोटीन विकृति होती है। निम्नलिखित में से संयुग्मित यानी संयुग्मित प्रोटीन है वो कौन सा है दोस्तों? फ्लेवोप्रोटीन। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम कॉपर एक सक्रिय एक्टिवेटर के रूप में जुड़ा होता है? तो टायरोसिनेज। दोस्तों अपन ने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन पढ़े हैं। अगला टॉपिक होगा अपना पादप ऊतक। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। पादप ऊतक, अब पादप ऊतक में दोस्तों शुरू करते हैं अपन। दोस्तों पादप ऊतक में फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक पार्श्व विभजोतक के उदाहरण हैं? तो इसमें
दोस्तों इसमें प्राथमिक पार्श्व विभजोतक के उदाहरण है अंतरपुलीय एदा एवं सीमांत विभजोतक। अगला दोस्तों है एक बीजपत्री जड़ें सामान्यतः होती है बहुआदि दारुक। क्या होती है? बहुआदि दारुक। निम्नलिखित में से किसमें दृढ़ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? स्केलेट सेल्स। तो उपयुक्त सभी मतलब अमरूद नाशपाती के बीज में, दृढ़ फल व फलपत्ती में, फलियों के बीजावरण में। तो इस सभी में क्या होती है? दृढ़ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अरीय संवहन पुल विशेष रूप से पाए जाते हैं एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री जड़ों में याद रखना दोस्तों, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। अगला है दोस्तों निम्नलिखित ऊतक तंत्रों में से कौन पादप शरीर का अधिकांश भाग बनाता है? तो भरण ऊतक तंत्र पादप शरीर का अधिकांश भाग बनाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। निम्नलिखित ऊतक तंत्रों में से कौन पादप शरीर का अधिकांश भाग बनाता है? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अगला है दोस्तों जाइलम और फ्लोएम में क्रमशः वाहिनियां वेसल्स सह कोशिकाएं उपस्थित होती है एंजियोस्पर्म में। जाइलम और फ्लोएम में क्रमशः वाहिनियां व सह कोशिकाएं उपस्थित होती है एंजियोस्पर्म। हाँ, एंजियोस्पर्म में होती है दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम में। अगला प्रश्न है दोस्तों कुकुरबिटा के तने में संवहन पुल होते हैं। दोस्तों कुकुरबिटा के तने में संवहन पुल होते हैं उभे, फ्लोमी व वर्दी। अगला है कि वृक्षों में वार्षिक वलय दर्शाती हैं द्वितीयक फ्लोएम। वृक्षों में वार्षिक वलय कौन दर्शाती है दोस्तों? द्वितीयक फ्लोएम। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, गलत को पहचानिए। इसमें गलत को पहचाना दोस्तों अनावृत व एल्ब्यूमिनी कोशिकाओं और चालनी कोशिकाएं नहीं होती। अनावृत बीजी में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं और चालनी कोशिकाएं नहीं होती, तो ये गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों द्विबीजपत्री जड़ यानी डाइकोट रूट्स उपस्थित मज्जा यानी पिच होती है। द्विबीजपत्री जड़ उपस्थित होती है छोटी और स्पष्ट। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विभजोतक मेरिस्टेम, परोह व मूल शीर्षों पर उपस्थित होता है? शीर्षद। पादप का मुख्य यांत्रिक ऊतक होता है दृढ़ोतक। द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण की ओर होता है और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण संवहनी केबियम की गतिविधियों द्वारा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण परिधि की ओर होता है और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण संवहनी केबियम की गतिविधि द्वारा केंद्र की ओर होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14, कोर्क केबियम व कोर्क और द्वितीयक वल्कूट को सामूहिक रूप से कहा जाता है परिचर्म। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। मृदुतक, दृढ़ोतक, दारू और पोषवा। तो दोस्तों इसमें दारू है जाइलम, पोषवा है फ्लोएम और दृढ़ोतक है स्केलर काइमा और मृदुतक है पेरेन्काइमा। इनको अपन को गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें गलत युग्म में दोस्तों जल व खनिजों का परिवहन, इसमें ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन से भाग में सुविकसित मज्जा सहित संवहन पुल की बहुआदि दारुक दशा पाई जाती है? तो एक बीजपत्री जड़ में। प्रश्न नंबर 17 है कि आपको एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री जड़ में काफ़ी पुराने टुकड़े आपको एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री जड़ के काफ़ी पुराने टुकड़े दिए गए हैं और आपको उनमें विभेद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शारीरिक संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा? तो आदि दारुक यानी एंडारेच। अगला दोस्तों टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में कैमियन कोशिकाओं के स्थान पर कौन सी कोशिकाएं होती है? तो एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 19 है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं पार्श्व विभजोतक। प्रश्न नंबर 20 है कि एक बीजपत्री जड़ द्विबीजपत्री से निम्नलिखित में से किस आधार पर भिन्न है? उपयुक्त सभी। इन सभी आधार पर एक बीजपत्री जड़ द्विबीजपत्री से इस आधार पर भिन्न है 6 से अधिक जाइलम बंडल की उपस्थिति, विस्तृत सुविकसित पित्त का होना, द्वितीयक वृद्धि की अनुपस्थिति। प्रश्न नंबर 21 है कि कुकुरबिटा के तने में अनुप्रस्थ काट को सूर्यमुखी के तने की अनुप्रस्थ काट से अलग पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं बाइकोरेट्रल वेस्कुलर बंडल्स। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों रस काष्ठ से अंतःकाष्ठ किस प्रकार भिन्न है? मृत व गैर संवहनीय तत्वों का होना। इस प्रकार क्या है? रस काष्ठ अंतःकाष्ठ से भिन्न है। सेपवुड हीटवुड से किस प्रकार भिन्न है? तो मृत व गैर संवहनीय तत्वों का होना, इसलिए वो इससे भिन्न है। प्रश्न नंबर 23 है कि टाइलोसिस होते हैं द्वितीयक दारू में। दोस्तों दारू मैंने बताया था आपको, दारू किसको बोलते हैं?
जाइलम को, और पोषवा किसको बोलते हैं? फ्लोएम को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धि वलय, वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं? कैम्बियम से। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्न पुराने द्विबीजपत्री तने के काष्ठ का प्रमुख भाग टेनिन, रेजिन तथा गोंद से भरा होता है, तो काष्ठ का वह भाग कहलाता है हार्डवुड। क्या कहलाता है? हार्डवुड। दोस्तों अगला टॉपिक दोस्तों अभी अपन ने पढ़े थे 1 से लेके 25 तक के प्रश्न। अब अगला टॉपिक होगा दोस्तों अपना पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, इसमें अपन पहला क्वेश्चन है कि हाइपेथोडियम प्रकार के पुष्परम से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? तो साइकोनस। क्या कहते हैं दोस्तों? साइकोनस। अगला है दोस्तों बीज अंडासन। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, बीज अंडासन प्रकार स्तंभ 1 व स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। इसमें दिया है दोस्तों आधारीय, स्तंभीय, पार्श्व व मुक्त केंद्रीय। इधर दिया है सरसों, गुड़हल, डायएंथस व सूरजमुखी। तो इसको मिलाना है स्तंभ 1 स्तंभ 2 को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। ए का हो जाएगा दोस्तों 4, आधारीय हो जाएगा सूरजमुखी, और बी का हो जाएगा 2 यानी गुड़हल, और सी का हो जाएगा 1 यानी सरसों, और मुक्त केंद्रीय का हो जाएगा आपका 3 यानी डायएंथस। दोस्तों ये मिलान वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, माई ओपिनियन यही है कि आप इसको सबसे लास्ट में करें, क्योंकि इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, तो आपका टाइम बच जाएगा, और टाइम बचे फिर उसके बाद ही आप इसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 3 है कि ड्रूप फल में पाई जाती है, ड्रूप फल में पाई जाती है अस्टिल कठोर फल वित्ती। अस्टिल कठोर फल वित्ती क्या है दोस्तों? अगला है प्रश्न नंबर 4, एक प्रारूपिक पुष्प जिसमें अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती तथा अन्य पुष्पीय भाग अधोवर्ती होते हैं कहलाता है अधोजायंगी। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन कीजिए। क्रीमोक्राफ। तो इसमें ये क्या है? मतलब कि ये सुमेलित नहीं है। नारियल का फल किस प्रकार का होता है? अस्टिल फल होता है नारियल का, ड्रूप प्रकार का। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनिक है? तो केला क्या है? अनिषेक फलनिक है। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सोलेनिस कुल के नहीं हैं? तो सोलेनिस कुल के लक्षण नहीं है दोस्तों, केवल 1, 4 व 5। कौन कौन से नहीं है दोस्तों? 1 में है कि एपिपेटलस व सिंजेनियस पुमंग, व 4 में है दोस्तों 6 पुंकेसर 2 मेखलाओं में व्यवस्थित, व 5 में है दोस्तों बाइका पेलरी, साइकोनोपर्स व इन्फीरियर अंडाशय। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, ये आपको पुष्प सूत्र दिया हुआ, और ये पुष्प सूत्र किसका है दोस्तों? ब्रेसिक्रेसी यानी सरसों का। तो दोस्तों ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसको तो ऐसा कैसा। अगला है दोस्तों सिलिकुआ फल संबंधित है। तो सिलिकुआ फल किससे संबंधित है दोस्तों? सिलिकुआ फल संबंधित है क्रूसीफेरी से। प्रश्न नंबर 11 है कि एलियम सेफा किस कुल से संबंधित है? एलियम सेफा लिलिएसी से संबंधित है। पुष्पीय सूत्र आपको ये दिया हुआ है, और ये किस कुल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों लेग्यूमिनोसी। और पुष्प सूत्र आपको ऐसा कैसा याद रखना पड़ेगा। ये पुष्प सूत्र दिया हुआ है दोस्तों ये, और ये किस कुल से संबंधित है? तो ये इस कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, अमृतबीजी पादपों में बहुभ्रूणता का कारण है। बहुभ्रूणता का कारण है दोस्तों कि एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश के विकास से, प्राक भ्रूण में विदलन से, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ किसी अन्य कोशिका भी भ्रूण, अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉली एम्ब्रियोनी का कारण है। पॉली एम्ब्रियोनी का कारण ये है दोस्तों कि एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का विकास होना, प्राक भ्रूण में विदलन से, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास। अगला है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 14, हैंस विंकलर के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन की ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन न हो कहलाता है असंग जनन यानी एपोमिक्सिस। असंगजनन। हैंस, इसमें प्रश्न नंबर 14 ऐसे बोला दोस्तों, हैंस विंकलर के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन की ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन न हो कहलाता है असंगजन। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है कि किस प्रकार की पुनरावृत्ति असंगजन रिक्वायरमेंट एपोमिक्सिस के बीजांड काय अथवा अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूणपोष का विकास
भ्रूणपोष का विकास कहलाता है? कायिक अभिजाणुता। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, अनिषेकजन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज जोरनसन ने। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों कि एक आवृतबीजी के निषेचित भ्रूणकोश में होती है। एक आवृतबीजी के निषेचित भ्रूणकोश में क्या होती है दोस्तों? अगुणित कोशिकाएं, द्विगुणित कोशिकाएं और त्रिगुणित कोशिकाएं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों होती है एक आवृतबीजी के भ्रूणकोश में। असंगत जन यानी एपोमिक्सिस हैं युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीज का निर्माण। युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीज का निर्माण क्या है दोस्तों? असंगत जन है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों कि एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधे का मादा युग्मोद्भिद निषेचन के समय होता है 7 कोशिका युक्त। एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधे का मादा युग्मोद्भिद निषेचन के समय होता है 7 कोशिका युक्त। चाइना रोज में पुष्पक्रम होता है। चाइना रोज में पुष्पक्रम होता है दोस्तों असीमाक्षी। क्या होता है? असीमाक्षी। कौन सा होता है? असीमाक्षी। रेसमोस दोस्तों है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बीजपत्र। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बीजपत्र। संतरे के खाने योग्य भाग कौन सा है? एरिल। प्रश्न नंबर 23 है कि बेंथम और हुकर के वर्गीकरण के अनुसार कुकुरबिटेसी की वर्गीकृत स्थिति क्या है? तो कैल्सीफ्लोरी व पेसिफ्लोरेस। प्रश्न नंबर 24 है कि कॉलीफ्लावर फूल गोभी का वानस्पतिक नाम है। कॉलीफ्लावर फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी ब्रोट्राइटिस। दोस्तों फूल गोभी का नाम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने, पर क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी और ब्रोट्राइटिस ये क्या है दोस्तों? फूल गोभी का वानस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण एस्टेसी का नहीं है? तो एस्टेसी का लक्षण क्या नहीं है दोस्तों? एस्टेसी का लक्षण नहीं है दोस्तों सी मार्जिनल प्लेस्टेंशन। दोस्तों ऐसे नाम आ रहे जो कि उनका उच्चारण भी तरीके से नहीं हो रहा है, पर क्या करें दोस्तों। प्रश्न नंबर एक बार 25 को वापस पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण एस्टेसी के नहीं है? दोस्तों एस्टेसी ऐसे लग रहा है जैसे ऐसी तेसी हो, एस्टेसी के नहीं है। तो एस्टेसी के कौन से लक्षण नहीं है? तो डी नहीं है दोस्तों। ये बोल रहा है कि मोर्जिनल प्लेस्टेंशन, पता नहीं कौन सी टेंशन, ये इसके लक्षण नहीं है एस्टेसी के। प्लेसेस्टेन, ये केवल सी इसमें दोस्तों ये इसका लक्षण नहीं है, केवल सी नहीं है। तो दोस्तों अभी अपन ने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए MCQ। अब अगला टॉपिक होगा अपना पादप व जल संबंध। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है कि कोशिका के द्वारा आयंस के सक्रिय परिवहन में आवश्यकता होती है ATP की। किसकी आवश्यकता होती है? ATP की। प्रश्न नंबर 2 है कि द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स सहायक होती है वाष्पोत्सर्जन में। मूल दाब उत्तरदायी होता है। मूल दाब उत्तरदायी किसमें होता है दोस्तों? रस स्त्रवण व बिंदु स्त्राव के लिए। प्रश्न नंबर 4 है कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व होता है जल के परिवहन में, पादप लवणों के अवशोषण तथा वितरण में, पादप के शरीर के ताप नियमन हेतु। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों सत्य कथन है कि पौधे कम मात्रा में खनिज लवणों का अवशोषण भूमि जल से करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि मरुद्भिद पौधे से कोशिका रस की परासरणीय सांद्रता होती है सामान्य से अधिक। प्रश्न नंबर 7 है कि पादपों में ग्लूकोज का संग्रह नहीं होता है परासरण दाब में वृद्धि के कारण। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जड़ों द्वारा जल के अवशोषण को प्रभावित करते हैं? तो मृदा का ताप, मृदा की वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता, उपयुक्त सभी क्या करते हैं दोस्तों? जड़ों द्वारा जल के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। CAM पौधों में रंध्र स्ट्रोमा रात में खुले तथा दिन के समय क्या होते हैं? बंद रहते हैं। तो कैम क्या होता है दोस्तों? रात के समय खुले तथा दिन के समय क्या होते हैं? बंद रहते हैं।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रमुख भूमिका है। तेजी से रसारोहण। प्रश्न नंबर 11 है कि परासरण की दिशा व गति निर्भर करती है दाब प्रवणता पर व सांद्रता प्रवणता पर। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली में सक्रिय तथा निष्क्रिय परिवहन में मुख्य अंतर है। जैविक झिल्ली से सक्रिय परिवहन में विलेय के गमन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि निष्क्रिय परिवहन में सांद्रता प्रवणता की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 13 है कि पौधों में विसरण डिफ्यूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये पोषक तत्वों की ओर बढ़ने में असमर्थ होते हैं। विसरण सांद्रता यानी डिफ्यूजन। अब दोस्तों इसमें आगे क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशंस को प्रभावित करने वाला मापदंड में से कौन सा सही है। दोस्तों मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरे को हिंदी में प्रॉपर आता है, वैसे इंग्लिश आती है समझ में, कुछ वर्ड्स का नहीं आता है तो वो आप थोड़ा समझ लेना। विसरण सांद्रता को प्रभावित करने वाला मापदंड कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा गैर स्थिरांक। क्या हो जाएगा, गैर स्थिरांक। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः शोषण का उदाहरण नहीं है, तो जल में भीगी हुई किशमिश क्या है दोस्तों, अंतः शोषण का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है कि बिंदु स्त्राव सामान्य पाया जाता है शाकीय पौधों में। प्रश्न नंबर 17 है कि किसी गमले में लगे पौधों को पानी से पूरा भर दिया जाए तो मूल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल दाब क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों कि पौधे का मूल तंत्र अत्यधिक विकसित होता है जल का अवशोषण अधिक हो। जब जल का अवशोषण अधिक हो तब पौधे का मूल तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। पादप कोशिका किस कारण स्फीति प्राप्त कर लेती है, अंतःपरासरण के कारण, एंडोमियोसिस के कारण। एक पादप कोशिका को आसुत जल में रखने पर वह फटती नहीं है क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति प्रात्यस्थ दृढ़ व खिंचाव योग्य होती है, इसलिए वह फटती नहीं है। तो दोस्तों अपन ने 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न पढ़ लिए हैं। अगला टॉपिक होगा दोस्तों अपना पादपों में पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर। प्रश्न नंबर 2 है कि पौधों को मैग्नीज की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के समय जल में प्रकाश जल अपघटन में। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी है। नाइट्रोजन स्थिरीकारी दोस्तों फ्रेंकिया। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो कैल्शियम। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह पोषक तत्व पादप के लिए आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, जिसमें पीबी, आई और Na यानी सोडियम। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों निम्नलिखित युग्म का चयन कीजिए और इसमें असत्य कथन या सत्य कथन कुछ बताना होगा, तो दोस्तों असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म है दोस्तों इसमें डी, जिसमें मोलिबेंडम प्रकाश संश्लेषण में जल विघटन, ये असत्य हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से तत्व क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, तो Fe व Mg क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए क्या है दोस्तों, आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि पौधों द्वारा N2 किस रूप में अवशोषित की जाती है, तो पौधों द्वारा N2 यानी नाइट्रोजन किस रूप में नाइट्रेट किस रूप में अवशोषित की जाती है दोस्तों, ए व सी, मतलब कि NO3 व NH3 के फॉर्म में पौधों द्वारा नाइट्रोजन को अवशोषित किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस विधि में पौधों को उगाने के लिए मृदा के अतिरिक्त पोषक विलयनों का प्रयोग किया जाता है, हाइपोनिक्स के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व रंध्रों की गति व परासरण क्रिया के नियमन में सहायक होता है, तो दोस्तों कौन सहायक होता है, पोटेशियम। प्रश्न नंबर 11 है कि नेक्रोसिस अर्थात ऊतकक्षय के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व है आयरन। क्या है दोस्तों, आयरन। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से फूल गोभी में वीप टेल रोग होता है, तो फूल गोभी में वीप टेल रोग होता है दोस्तों एमओ की कमी से। प्रश्न नंबर इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि मैग्नीज
की कमी से होने वाले रोग, मैग्नीज की कमी से पौधे में रोग उत्पन्न होता है। मटर में मार्श स्पॉट रोग। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी से पौधे में लक्षण उत्पन्न होते हैं। ए व सी दोनों, मतलब पौधे में पत्तियां गुलाबी रंग की हो जाती है और पौधों में हरिमाहीनता रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि नींबू में डाई बेक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से होता है डाई बेक रोग, नींबू में कॉपर की कमी से। प्रश्न नंबर 16 है कि पादपों द्वारा लोहा का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? फेरिक के रूप में। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्वसन, ईटीएस तथा कोशिका विभाजन के चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आयरन। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित पौधों के द्वारा मृदा के खनिजों का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? जल अवशोषण की स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है कि प्रश्न नंबर 19 है कि फली की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करता है? नाइट्रोजिनेज। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों की नॉन लेग्यूमिनस पौधों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? फ्रेंकिया के द्वारा। दोस्तों अगला टॉपिक है अपन ने पढ़े थे अभी 1 से लेके 20 तक के प्रश्न, और काफ़ी कम समय दोस्तों अपने पास, इसलिए अपन जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर रहे हैं। ये कोई वो नहीं है दोस्तों यहाँ आपको रुक के पढ़ना नहीं। अब रिवीजन का टाइम है तो दोस्तों अपने को टाइम तो लगेगा ही इसमें, तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आगे दोस्तों उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण अगला टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का एक चरण नहीं है? तो डीकार्बोक्सिलीकरण प्रकाश संश्लेषण का एक चरण नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जो C3 व C4 पादपों के मध्य मुख्य रूप से अंतर करती है? तो प्रकाश श्वसन। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? तो NADH। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया से अप्रकाश अभिक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ATP के रूप में। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रकाश तंत्र 1 में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है लोहा सल्फर प्रोटीन। प्रश्न नंबर 6 है कि C4 पादपों में CO2 स्थिर करने वाला एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण पटलिकाओं के बाद स्ट्रोमा में। प्रश्न नंबर 8 है कि हरित लवक ए में पाया जाता है। हरित लवक ए पाया जाता है सभी पादपों में केवल कवकों को छोड़कर। हरित लवक ए पाया जाता है सभी पादपों में केवल कवकों को छोड़कर सभी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया? तो ब्लेकमैन ने। प्रश्न नंबर 10 है कि वर्णक तंत्र प्रथम में अभिक्रिया केंद्र है P700। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक नहीं है? बाह्य कारक नहीं दोस्तों, कौन सा? क्लोरोफिल सांद्रता। प्रश्न नंबर 12 है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान बनते हैं ATP, हाइड्रोजन दाता व ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 13 है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक व अप्रकाशिक अवस्था के मध्य योजक कड़ी है ATP व NADPH, और कोष्टक में क्या दोस्तों? H+। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है कि रेड ड्रॉप प्रभाव में कौन सा वर्णक तंत्र अक्रिय होता है? तो PS2। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, इमर्सन प्रभाव निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो इमर्सन प्रभाव दर्शाता है स्पष्ट प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं को। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से C4 पादप का उदाहरण है मक्का। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाशीय श्वसन के संदर्भ में गलत है? तो प्रकाशीय श्वसन यानी फोटो रिस्पिरेशन के संदर्भ में गलत है दोस्तों, कि ये केवल C4 पादपों का मुख्य लक्षण है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका होती है प्रकाश के अवशोषण व रासायनिक विघटन में। प्रश्न नंबर 19 है कि प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हेतु वर्णक होता है साइटोक्रोम। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों कि जल के प्रकाशीय ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निर्माण होता है H+O2 तथा इलेक्ट्रॉन माइनस। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा ATP व NADPH2 का निर्माण होता है।
प्रश्न नंबर 22 है कि अप्रकाश की अभिक्रिया में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है कीटोस शर्करा। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों कि प्रकाश रासायनिक प्रवस्था में सम्मिलित नहीं है। प्रकाश रासायनिक प्रवस्था में सम्मिलित नहीं है, CO2 का समांगीकरण। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य सीमित कारक कौन सा है, तो CO2 क्या है, मुख्य सीमित कारक है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन में निम्नलिखित में से क्या सामान्य है, तो साइटोक्रोम क्या है दोस्तों, सामान्य है। दोस्तों अपन ने 1 से लेके 25 तक के MCQ अभी तक पढ़े थे, उसकी आंसर की ये रही। अगला टॉपिक है दोस्तों अपना पादपों में श्वसन। दोस्तों पौधों में जैव ऊर्जा निम्नलिखित में से किस क्रिया के समय उत्पन्न होती है, तो पौधों में जैव ऊर्जा निम्नलिखित में से किस क्रिया के समय उत्पन्न होती है, तो जैव ऊर्जा श्वसन के समय उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कोशिकीय श्वसन यानी आंतरिक श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों कि श्वसन में पायरुविक अम्ल होता है, एसिटाइल को एंजाइम तथा CO2 में टूटता है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों मांसल पादपों में R.Q हमेशा 1 से कम होता है क्योंकि अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण। प्रश्न नंबर 5 है पादपों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 व H2O तथा ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा A। पादपों में श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा, CO2 H2O तथा ऊर्जा, 5 का A। छठा है दोस्तों श्वसन में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो दोस्तों श्वसन में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग क्या किया जाता है दोस्तों, ग्लूकोज प्लस O2 का उपयोग किया जाता है। श्वसन में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है ग्लूकोज प्लस O2। अगला है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्कर के मध्य योजक कड़ी है एसिटाइल CoA। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। अगला है प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस क्रिया के दौरान ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, श्वसन के समय। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान न तो CO2 का उपयोग होता है और न तो O2 का उपयोग होता है और न ही CO2 मुक्त होती है। लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान लैक्टिक एसिड फेरमेंटेशन के समय क्या होता है, ना तो O2 का उपयोग होता है और न ही CO2 मुक्त होती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा B, जिसमें A का हो जाएगा दोस्तों ग्लाइकोसिस, तो ग्लाइकोसिस आपका जाएगा तीसरा साइटोप्लाज्म में, तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ये। और TCA चक्र हो जाएगा दोस्तों यही माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, और बचा क्या फिर ये आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। तो ETS से पता भी पड़ रहा है कि आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली, इससे निकल सकता है ये। और TCA हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, और ग्लाइकोसिस हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है दोस्तों वायवीय श्वसन में किस चरण को लिंक क्रिया या गेटवे क्रिया कहते हैं। वायवीय श्वसन में किस चरण को लिंक क्रिया या गेटवे क्रिया कहते हैं, तो एसिटाइल से एंजाइम A का निर्माण को। TCA चक्कर का प्रथम सदस्य दोस्तों ऑक्सेला एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 14 है कि श्वसन पाया जाता है, श्वसन किसमें पाया जाता है दोस्तों, श्वसन पाया जाता है सभी जीवित कोशिकाओं में दिन व रात दोनों के समय। श्वसन पाया जाता है सभी जीवित कोशिकाओं में दिन व रात दोनों के समय पाया जाता है। दोस्तों NADP का पूरा नाम क्या है, NADP का पूरा नाम है दोस्तों निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NADP का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत कथन है दोस्तों ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण सूत्र कणिका की बाह्य झिल्ली में घटित होता है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों श्वसनी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पादपों में कहाँ स्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है श्वसन गुणांक सास गुणांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों, श्वसन के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसनी क्रियाधार के प्रकार पर। पादप में गैसीय विनिमय के लिए प्रश्न नंबर 19 पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन, पादप में गैसीय विनिमय के लिए रंध्र तथा वात रंध्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों ग्लाइकोसिस के दौरान ATP निर्माण किसके द्वारा होता है, NADH प्लस H प्लस तथा NAD प्लस में ऑक्सीकरण। अगला है दोस्तों
प्रश्न नंबर 21, ग्लाइकोसिस के उत्पाद क्या हैं? ग्लाइकोसिस के उत्पाद है दोस्तों एटीपी, NADH प्लस प्लस H प्लस पायरूवेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ATP, NADH प्लस H प्लस पायरूवेट। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु के उपयोग द्वारा कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो 8 ATP अणुओं का निर्माण होता है। 8 ATP अणुओं का निर्माण होता है। दोस्तों अपन ने 1 से लेकर 22 तक के प्रश्न पढ़े थे अभी तक, उनके MCQ पढ़े थे जिसका आंसर की ये है। तो आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दोस्तों अगला टॉपिक है अपना पादपों में वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑक्सीजन हार्मोन को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? ऑक्सीजन हार्मोन को सर्वप्रथम संश्लेषित किया था मानव मूत्र से। प्रश्न नंबर 2 है कि पादप में ऑक्सीजन का कार्य नहीं है फलों को पकाने में। निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित है जिबरेलिक अम्ल, पत्तियों का गिरना। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। जिबरेलिन पुष्पन प्रेरित करता है दीर्घ प्रदीप्त काली पौधों में। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला हार्मोन नहीं है? तो 2,4-D क्या है दोस्तों? प्राकृतिक रूप से मिलने वाला हार्मोन नहीं है। एजेंट ऑरेंज क्या है? डाइकोट खरपतवारनाशी। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है कि हरे पौधे में वृद्धि करते समय प्रकाश की ओर झुकने का कारण क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छाया वाली और ऑक्सीजन एकत्रित होकर इस ओर अधिक प्रकाश निर्गमन प्रेरित करता है। छाया वाली और ऑक्सीजन एकत्रित होकर इस ओर अधिक कोशिका निर्गमन प्रेरित करता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के कारण शीर्ष प्रभाविता उत्पन्न होती है? तो शीर्ष प्रभाविता उत्पन्न होती है दोस्तों ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियंत्रक प्रतिबल हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एस्बिक अम्ल। कौन सा जाना जाता है? एस्बिक अम्ल। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है कि चाय बागानों में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला एक पादप वृद्धिकर हार्मोन कौन सा है? एंडोल 3 एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 11 है कि वह कौन सा एंजाइम है जो पौधों के बीजों के अंकुरण को उद्दीपित करता है? तो दोस्तों हो जाएगा एमाइलेज। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा दीर्घ दीप्तिकालीन पौधा है? तो पालक क्या है? दीर्घ दीप्तिकालीन पौधा है। प्रश्न नंबर 13 है कि जड़ में अधिकतम वृद्धि होती है अग्रभाग के पीछे। प्रश्न नंबर 14 है कि जिब्रेलिन का विशिष्ट गुण है आनुवंशिक रूप से बौने पौधों का लंबापन। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में कोश विभाजन से संबंधित है? काइनिन। कौन सा संबंधित है? काइनिन। प्रश्न नंबर 216 है कि फलों को जल्दी पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथाइलिन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को जल्दी पकाने में। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों कि ABA द्वारा नियंत्रित होता है। ABA द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों पत्ती का जड़ना व प्रसुप्ति। प्रश्न नंबर 18 है कि एक हार्मोन जो फल को पकने में मदद करता है जबकि दूसरा रंध्र को बंद करने में मदद करता है, वे क्रमशः हैं। फल को पकने में मदद करता है दोस्तों इथाइलिन और रंध्र को बंद करने में मदद करता है एसिबिक अम्ल। एबिसिक अम्ल। प्रश्न नंबर 19 है कि पादपों में हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन के कारण पत्तियां फलों व फूलों का गिरना कहलाता है। पादपों में हार्मोनल संतुलन के कारण पत्तियों, फलों व फूलों का गिरना क्या कहलाता है? विलगन। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है? तो प्रकाश काल। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों कि बसंतीकरण द्वारा पुष्पन किसमें प्रेरित होता है? तो दोस्तों बसंतीकरण द्वारा पुष्पन प्रेरित होता है गाजर में। प्रश्न नंबर 22 है कि दीप्ति काल प्रभावित करती है उपयुक्त सभी को प्रभावित करती है दीप्ति कालिता कायिक वृद्धि को, इंटरनोड में दीर्घीकरण व बीज अंकुरण को और उपयुक्त सभी को। दोस्तों अपन ने 1 से लेकर 22 तक के प्रश्न पढ़े थे, उसके आंसर किए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगला टॉपिक होगा अपना
पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण। दोस्तों इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है दोस्तों? इकोसिस्टम है एक क्रियात्मक इकाई जिसमें दिए गए क्षेत्र में पूरा समुदाय अजैविक कारकों के साथ अंतःक्रिया करता हो। दोस्तों दूसरा है कि एक पारितंत्र में प्रश्न नंबर 2 है कि एक पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य है सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में बदलना, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। एक पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य है सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ऐसा नहीं दोस्तों, एक पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, सीवेज जल शुद्ध किया जा सकता है। सीवेज जल शुद्ध किया जा सकता है सूक्ष्म जीव द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीव द्वारा। सीवेज जल शुद्ध किया जा सकता है सूक्ष्म जीव द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, जेट प्लेन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक हैं। तो जेट प्लेन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक कौन सा दोस्तों? CFC। ग्रीन बुक में होता है। ग्रीन बुक में क्या होता है दोस्तों? उन दुर्लभ पौधों की सूची जो वानस्पतिक उद्यानों में उगाए जाते हैं, वो ग्रीन बुक में होती है। उन दुर्लभ पौधों की सूची जो वानस्पतिक उद्यानों में उगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि वह विधि जिसमें संकटग्रस्त पादप जातियों एक वानस्पतिक उद्यान में या नियंत्रित अवस्थाओं में संरक्षित की जाती है कहलाती है उस्ताने संरक्षण। क्या कहलाती है दोस्तों? उस्ताने। संकटग्रस्त पादप जातियाँ जो एक उद्यान में संरक्षित की जाती है क्या कहलाते हैं? उस्ताने। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जाति संकटग्रस्त है? तो गोडावन व गेंडा, एशियाई गधा व काले हिरण, उपयुक्त सभी ये क्या है? संकटग्रस्त हैं सभी। प्रश्न नंबर 8 है कि वे कौन सी 2 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक आपेक्षिक योगदान करती हैं? तो दोस्तों वह गैसें हैं CO2 व CH4 जो कि ग्रीन हाउस गैसों को बहुत ही सहायता करती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता है? अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है दोस्तों? SO2 व NO2 की अधिकता के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है? तो SO2 तथा NO2 सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 11 है कि जंतुओं और पादपों की विलुप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे मुख्य कारण है? आवास हानि और खंडन। जंतुओं और पादपों की विलुप्ति का मुख्य कारण कौन सा है? कि आवास की हानि हो गई और खंडन हो गया, इसलिए जंतुओं का वो विलुप्त हो गए। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों कि किस पारितंत्र में अधिकतम जैवभार होता है? तो वन पारितंत्र में अधिकतम जैवभार होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि कवक मूल किसके उदाहरण है? तो कवक मूल है उदाहरण सहपकारिता के उदाहरण है दोस्तों कवक मूल। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो O3 क्या है दोस्तों? द्वितीयक प्रदूषक है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध सहभोजिता का उदाहरण नहीं है? तो मादा तैतैया बर तथा फिग अंजीर प्रजाति। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, जेल में द्वितीयक पोषक स्तर है जंतु प्लवक। प्रश्न नंबर 17 है कि जैविक विभिन्नता में व्यवधान का मुख्य कारण है। जैविक विभिन्नता में व्यवधान का मुख्य कारण है दोस्तों प्राकृतिक आवासों का विनाश। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान किसी स्पीसीज की संगठना में क्रमिक और पहले से बताए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान किसी स्पीसीज की संगठना में क्रमिक और पहले से बताए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सौर ऊर्जा ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, B। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, सही मिलाया गया जोड़ा कौन सा है? सही मिलाया गया जोड़ा कौन सा है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से है दोस्तों, ये जोड़ा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों कि जब एक जाति विलुप्त हो जाती है, प्रश्न नंबर 21 लिखा, जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तब उस पर अविकल्पी रूप से आधारित दूसरे पादप जंतुओं व जातियां भी विलुप्त होने लगती। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सहविलुप्तीकरण। क्या कहते हैं इसको? सहविलुप्तीकरण। प्रश्न नंबर 22 है कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। दोस्तों ये गलत है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में
अजैविक घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकट होता है? एक पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकट होता है? खनिजों का चक्रण तथा ऊर्जा प्रवाह। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक अनुपस्थित हो तो निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक अनुपस्थित हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? भोजन की अनुपलब्धता के कारण दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 25 है कि दोस्तों, दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में जातियों के एककों इंडिविजुअल की संख्या एक समय अंतराल के बाद में कम या अधिक स्थिर होती है। संख्याओं में स्थिरता किसके द्वारा बनाई रखी जाती है? उपलब्ध भोजन द्वारा। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष पर स्थित होता है? मांसाहारी। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला संकेत करती है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला संकेत क्या करती है? खाद्य श्रृंखला संकेत करती है उत्पादकों से उपभोक्ताओं में खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला के लिए सही है? टिड्डा घास को खाता है, मेंढक टिड्डे को खाता है और सांप मेंढक को खाता है और बाज सांप को खाता है। तो दोस्तों ये क्रम बिल्कुल सही है खाद्य श्रृंखला का, ए। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक जुड़े दोस्तों ह्यूमिफिकेशन तथा खनिजीकरण द्वारा। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक कृषि भूमि पारितंत्र का अभिलक्षण है? तो न्यूनतम आंशिक विविधता। तो इसका दोस्तों अपन ने 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न पढ़े थे, उसके आंसर की ये रही। और रिवीजन दोस्तों अपन कर रहे हैं ताकि अपने पास समय कम है, इसलिए अपने को जल्दी जल्दी रिवीजन करना है दोस्तों और समय का उपयोग करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आएगा जिसमें अपन अभी भी बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं जिनके MCQs अपन को सॉल्व करने हैं इसी जीव विज्ञान के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।